क्या है कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट का रोल ये है कि वो जाता है, वो रिएक्शन में रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बस कैसे फास्ट करता है, कोई दूसरे रास्ते से करवा देगा रिएक्शन को। इंटरमीडिएट जो पहले बनता था वो ना बन के कुछ और बन जाएगा, और प्रोडक्ट तो अपने पास सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, कैटलिस्ट पे खुद में कोई चेंज नहीं आता। MnO2 रिएक्शन से पहले भी MnO2 था, रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद भी MnO2 ही रहेगा। इसके केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। चलो एक्शन की बात करते हैं। सो बोलता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो हमने पढ़ा था दैट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसी को बोलते हैं। सो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है कि पहले रिएक्टेंट, देखो क्या होता है, बोलता है कि पहले रिएक्टेंट क्या होगा कि कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दे देगा, और बाद में ये डिकम्पोज हो जाएगा, प्रोडक्ट में अपना काम बन जाएगा और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। समझो क्या कहानी है इसकी, ये क्या कहना चाहता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ रिएक्टेंट था, मान लो R1, ये क्या किया कि कैटलिस्ट के साथ जाके कंबाइन हो गया। C एक कैटलिस्ट है, उसके साथ कंबाइन हो गया, प्रोसेस आगे बढ़ी। ठीक है, और प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर इसको प्रोडक्ट मिल गया P1, और फिर कैटलिस्ट यहाँ से बाहर निकल गया। सो बेसिकली होता क्या है, रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट से कंबाइन होता है, फिर कैटलिस्ट को छोड़ के अलग हो जाता है, काम बन जाता है। ठीक है, तो यही रोल है अपने पास कैटलिस्ट का। चलो भैया आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि भैया एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है, जिसके वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाले प्रोसेस का। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया। अब समझते हैं इस चीज को कि ये क्या कहना चाहते हैं भाई साहब। तो कहना ये चाहते हैं कि देखो यहाँ पे अपने पास कहानी ऐसी है कि ये अपने पास एनर्जी, बस ये एनर्जी का ग्राफ है। हमको पता है कि मान लिया कि हमको पता है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अपने पास क्या होगा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनना चाहिए था। सो मान लो ये बिना कैटलिस्ट का ग्राफ है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भैया कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो उसने इस ग्राफ को बस ऐसे कर दिया, ध्यान देना। उसने इस ग्राफ को बस इतना किया कि जो इसका पहले एक्टिवेशन एनर्जी मान लो था, जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी मान लो इसका E1 हुआ करता था, बाद में कैटलिस्ट के साथ इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज होके E2 हो गया, और E2 जो है वो E1 से छोटा है। E2 जो है वो E1 से छोटा है। बस यही फर्क है अपने पास कैटलिस्ट का, कि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, रिएक्शन का स्पीड जो है वो तेज हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट करता कैसे है, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो ये टर्म है पोटेंशियल बैरियर को कम करने का मतलब क्या हुआ, देखो समझो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, जिसके डाउट है। ये वाली जो पहले पोटेंशियल बैरियर थी, ये व्हाइट वाली पहले है। ठीक है, अब जब कैटलिस्ट ऐड हो गया तो पोटेंशियल बैरियर ये हो गया। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, सो इसके वजह से हुआ क्या, कैटलिस्ट ने पोटेंशियल बैरियर को ही नीचे कर दिया, रिएक्शन तेज हो गई। सो ये कहानी अपने पास कैटलिस्ट की है। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ लगे तो पूछो, और जब तक किसी किसी के डाउट आए तो मैं डाउट बता देता हूँ। क्या सारे रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? नहीं आदर्श, ऐसा नहीं है। सारे रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे H2 और I2, तो H2 और O2 रिएक्ट करके H2O देता है। भैया वो बिना कैटलिस्ट के धूम धाम मचाए हुए, हम कैटलिस्ट क्यों ऐड करेंगे उसमें? सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं बिना बिना वो किसी कैटलिस्ट के धूम धाम मचाए हुए हैं, वो क्यों कैटलिस्ट ऐड करेंगे? जो ऐसे ही रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें कैटलिस्ट की जरूरत क्या है? इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा क्या, मतलब ऐसा नहीं है यार कि कोई दवा तो है नहीं कि इसका साइड इफेक्ट होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे साइड इफेक्ट जो कहना चाहते हो, कि ये पॉसिबल है कि मान लो कैटलिस्ट कभी ऐसा हो गया कि कैटलिस्ट कुछ ऐसा ले लिए कि जिसको निकालना वहां से मुश्किल हो गया बाद में, तो समस्या हो सकता है। ठीक है, करो फटाफट से। E2 जीरो हो सकता है क्या? नहीं, कभी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन होगा जरूर। ओके, आरिज बोल रहा है कि जब हम करते हैं एसिड कैटलाइज एस्टेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ एसिड को अलग कैसे करते हैं। आरिज थोड़ा रुक जाओ, मतलब ऑर्गेनिक में ये चीज आएगी तो उस पर अपन उस समय अपन बात कर लेंगे, उस पर कैसे वर्क करते हैं। थोड़ा सा उस समय मतलब बेस का यूज किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट जब आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भैया जो हमने थियरी पढ़ी थी, उस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है,
तो कैटलिस्ट पहले कंबाइन होगा रिएक्टेंट से, इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर इंटरमीडिएट ब्रेक होगा, कैटलिस्ट अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड किसने बोला? रिएक्शन में ऐसा होता है क्या कि जिस कारण रेट बढ़ा जाता है स्टेबिलिटी कम कर देता है? आशीष क्वेश्चन क्लियर नहीं है यार, क्या पूछ रहे हो? ऑडियो ऑन करो, पूछो क्या बोल रहे हो, बोलो। हेलो। हाँ बोलो आशीष। सर रिएक्शन में ऐसा होता क्या है जैसे सर वो सर बढ़ जाता है, वो कैटलिस्ट करता क्या है? मतलब वो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, कम कर देता है, जिस कारण रिएक्शन बढ़ जाता है। अच्छा मेन आशीष, हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। कभी ट्रेन में चले हो जिसमें वो जो स्लीपर बोगी होती है, स्लीपर बोगी में चले होगे बहुत बार, या जनरल में यस चले हो कभी? अच्छा यस सर जनरल, यस। अच्छा ठीक है। जब जनरल में चलते हो खास करके, तो देखे होगे कि कभी कभी फैन ऑन करने के बाद चलता नहीं है, तो कुछ लोग वहाँ जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेन लेते हैं और पेन लेके ऐसे फैन को हल्का सा धक्का देते हैं, फिर वो चलने लगता है। देखे हो ऐसा कभी? आशीष ऐसा कभी देखा? कहाँ गया? देखिए, सो जो पेन लेके जो हल्का सा उसको एनर्जी दिया गया, जो हल्का सा धक्का दिया गया, ठीक है, वो था जो एनर्जी दिया गया उसको बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एनर्जी को देने के लिए जिस पेन ने वर्क किया, उस पेन, वो पेन इज लाइक अ कैटलिस्ट। हो सकता है वो फैन जो था वो थोड़ा हीट होने के बाद, थोड़ा कंडेंसर सही होने के बाद अपने आप से थोड़ी देर बाद चलता, कैटलिस्ट ने क्या किया, उसको जल्दी करा दिया। डन है? आप समझ में आया कैटलिस्ट क्या चीज है? ठीक है। या ऐसे समझो, दाल पकाते हैं ना, बोलते हैं ना दाल पका रहे हैं, थोड़ा नमक डाल दो उसमें जल्दी पक जाएगा। नमक इज लाइक कैटलिस्ट। याद करो, शुरू शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था वो बॉइलिंग पॉइंट वाला एग्जांपल। बॉइलिंग पॉइंट वाले एग्जांपल में नमक डाल दिया, वाटर का एक तरीके से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नमक ने एज ए कैटलिस्ट काम किया है। नमक का यस सर, कितना, वही सर पूछ रहे सर, जैसे सर नमक सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है तो हाँ खाना जल्दी पक जाता है, उसी तरह अच्छा सर कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है जो बढ़ा देता है सर? अच्छा, उसका एक्शन कैसे होता है कि बढ़ाता है, ठीक है। यस सर। देखो ठीक है आशीष, ठीक है, मैं इससे बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबको ध्यान दो। ऐसा क्या क्या है कैटलिस्ट? देखो, हर रिएक्शन में कैटलिस्ट का जो रोल है वो अलग अलग तरीके से है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रोल है जो हर जगह काम करता है, ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन में अलग अलग रोल है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हम रिएक्शन लेते हैं, उसमें मैं समझाता हूँ कैटलिस्ट क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन से एक रिएक्शन पढ़ाई गई है कि एल्कीन मतलब सी एच टू लेंगे, और इसमें हम डालते हैं अगर हाइड्रोजन गैस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, तीनों में से कोई भी लेते हैं, Pt, Pd या Ni, तो हमको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। ये हमको पता है, हमने पढ़ा है। इथीन कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में H2PD के प्रेजेंस में, या H2PT या H2Ni के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो ये PT है, ये कैटलिस्ट कैसे काम किया, इसने क्या किया? सो देखो PT ने क्या किया, यहाँ समझो इस चीज को। जैसे ये है, मान लो प्लेटिनम का सरफेस, ये प्लेटिनम मेटल है और इसका ये सरफेस है, ठीक है। चलो, तो किसको किसको इसका, हाँ आशीष एक्स रुको तो जरा, आशीष ऑडियो ऑन करो। यस सर। ठीक है, तो ये है प्लेटिनम का सरफेस। अब होता क्या है कि देखो, मोटिव क्या है हमारा, हमारा मोटिव है कि इस, सुनो अभी जब मैं पूछूंगा तो बोलना है, इस एल्कीन को और इस हाइड्रोजन को हम चाहते हैं कि जल्दी से रिएक्ट करे, और रिएक्ट करके ये क्या दे दे, प्रोडक्ट दे दे। सो ये जो प्लेटिनम है ना, ये इट्स लाइक अ मीडिएटर, ये मीडिएटर के जैसा है, जो दोनों के बीच में मीडिएट करेगा। कैसे मीडिएट करेगा? तो प्लेट इस अल्कीन को बोलेगा कि भाई तुम मेरे सरफेस पे आ जाओ और मेरे सरफेस पे आके चिपक जाओ। चलो चिपक गया, ये है अल्कीन, ठीक है। सो ये अल्कीन इसके सरफेस पे आके चिपक गया। थोड़ा इसको मैं इस तरीके से चिपका देता हूँ, ठीक है। ये इसके सरफेस पे चिपक गया, गैस के फॉर्म में था, इसको अपने सरफेस पे चिपका लिया। हाइड्रोजन तो एक नंबर का नालायक है, घूमते फिरते रहेगा, तो गैसियस है ही। इसको भी बोला भाई तू भी आजा मेरे सरफेस पे चिपक जा, इसको भी अपने सरफेस पे चिपका लिया, ठीक है। अब इस प्लैटिनम ने बोला, एक मीडिएटर का काम किया। कैसे मीडिएटर का काम किया? कि दोनों जो इधर उधर घूमते थे, दोनों को अपने घर बुला लिया। अब दोनों को जब अपने घर बुलाएगा, अपने सरफेस पे चिपकाएगा, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि इन दोनों में थोड़े बहुत
टर्म्स बनने लगेंगे, यस सर। क्योंकि दोनों रिएक्ट करने वाले तो हैं ही, दोनों का भविष्य तो था ही मिलना, बस प्लेटिनम ने उसको थोड़ा जल्दी मिलवा दिया। ठीक है, सो इस तरीके से वर्क कर रहा होता है कैटलिस्ट कि भैया उसने दोनों को चिपकाया, दोनों को चिपका के वो जो प्रोसेस लेट से होती, चाहे घूमते फिरते मिलते, उसको अपने घर बुला के मिलवा लिया, काम खत्म, स्वाहा हो गया कहानी। ठीक है, सो यही रोल होता है कैटलिस्ट का। तो ये एक एग्जाम्पल है, अलग अलग केसेस में अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलेगा? यस चलो सर। ठीक है, छापो फटाफट से इसको। बोलो तिवारी, सोच सर रहा है बोल रहे किसके हैं, घर जाके मिलना है। हाँ बोल। सर बोल रहे हैं चैट बॉक्स देख लीजिए सर, या फिर अनम्यूट करने का ऑप्शन देखिए। अच्छा, चैट बॉक्स तो देख ही रहा हूँ, बोल तेरे को कष्ट क्या है? उतने देर से मैं बोल रहे हैं सर, जितना कैटलिस्ट ऐड करेंगे उतना वापस मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मतलब दो लोग, दो, एक बार बता, दो परिवार मतलब दो लोगों की शादी होती है, जो बीच में मीडिएटर भाई साहब होते हैं, क्या वो मीडिएटर भाई साहब शादी के बाद गायब हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं? दोनों सेम थोड़े हैं क्या होता है? सर, दोनों सेम थोड़े हैं सर। हो गया, मिल जाता है। ठीक है, ओके। हाँ चलो फटाफट से छाप लिया सबने? सेम ग्राफ बायो में भी बनता है, बायोमोलिक्यूल्स में, अच्छा ऐसा है। चलो छापो फटाफट से इसको। सॉल्ट बॉइलिंग पॉइंट कम कर देता है, अरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है ना, कम कहाँ करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद करो, सॉल्वेंट में डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, घटता नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। चलो डन है। सो ये अपने पास कहानी हो गई कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट करता क्या है, कैसे वर्क करता है। अब इसमें आगे पढ़ोगे एक और भी चीज है, ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म, वो सब बाद में अपने को आएगा, बायो वाले थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे कि लॉक एंड की मैकेनिज्म से कैसे काम करता है। जो अपने पास एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में आते हैं, बिल्कुल जितने भी डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो सारे भी एक तरीके के कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट है वो भी क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है, वो उनका ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट्स, उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जितने भी बायो कैटलिस्ट अपने पास है। ठीक है, सलाइवा वलाइवा जितने भी है, और ये जितने जाइमेज वाइमेज जो भी हैं, ये सारे के सारे क्या है, बायो कैटलिस्ट है। चलो ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे अपन एक बार और भी मौका मिलेगा इसको पढ़ने का। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी हो गई कि कैटलिस्ट इफेक्ट कैसे करता है। ग्राफ याद से बना लेना, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 100 जूल था, बाद में हो सकता है कि कैटलिस्ट की वजह से 10 जूल लगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैटलिस्ट के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता, भले बहुत कम हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैटलिस्ट के बारे में अपन उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज कि भैया बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो बहुत अच्छा खासा रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको कैटलिस्ट जो है वो किलो भर भर के ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत थोड़ा सा भी कैटलिस्ट होगा तो बहुत बड़े बड़े, बहुत हाई, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को भी कैटलाइज कर सकता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर रिएक्शन में ये होगा ही होगा, नहीं भैया। रिएक्शन डिपेंडेंट है, किसी में हो सकता है बहुत थोड़े से पे सारा काम बन जाए, किसी में हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा लगाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैटलिस्ट जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन, कैटलिस्ट डेल्टा जी को किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं डेल्टा जी को इम्पैक्ट करता, ये चीज थोड़ा मैं समझाता हूँ, ध्यान रखना। न्यूमेरिकली इस पे कैसे डिपेंड करता है, देखो डेल्टा जी क्या होता है, तो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस एंट्रोपी तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, तो डेल्टा एस बदलेगा नहीं। टेम्परेचर तो आप सेम ही रखने वाले हो, टेम्परेचर को आप चेंज तो कर नहीं रहे हो। डेल्टा एच अगर बदलता तो डेल्टा जी बदल जाता। लेकिन देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डेल्टा एच को फर्क नहीं किया। कैसे? क्योंकि डेल्टा एच तो अपने पास इसमें और इसके बीच का डिफरेंस है, दैट इज दिस वन। और ये डिफरेंस क्या कैटलिस्ट की वजह से आएगा? नहीं आएगा, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज किया है, डेल्टा एच को उसने किसी तरीके से टच नहीं किया है। डेल्टा एच जैसा पहले था, बाद में भी डेल्टा एच वैसा ही है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो डेल्टा जी को कोई फर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां डेल्टा एच पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है
कि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मतलब वो जिसमें डेल्टा जी निगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट कैटलाइज नहीं करता है। नेक्स्ट भैया, ये हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके थे कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता। इक्विलिब्रियम को बस वो इतना करता है कि जो इक्विलिब्रियम 2 घंटे में आती, उसको हो सकता है वो 20 मिनट में ला दे, वो हो सकता है 2 मिनट में ला दे, लेकिन ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही, ध्यान रखना, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इस बात को फर्क पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। ये दोनों चीजों में से किसी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अल्टर करता है। दूसरी चीज है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम को बस जल्दी ला देता है, दैट्स ऑल। छापो फटाफट से, छापो, और कोई समस्या हो तो पूछो। जीरो होने पे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या जीरो होने पे रिएक्शन नहीं होगा? जीरो होने पे तो इक्विलिब्रियम आ गया, जीरो होने पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम की तो कहानी हमको पता ही है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, और क्या। ठीक है, बिल्कुल ओवरऑल रेट को फास्ट करेगा। ओवरऑल अगर वो फॉरवर्ड को तेज कर रहा है तो बैकवर्ड को भी तेज कर रहा है वो एट द सेम टाइम। ठीक है, कैटलिस्ट निगेटिव हो सकता है। निगेटिव का क्या मतलब है? कैटलिस्ट का नाम होता है निगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन, लेकिन कैटलिस्ट निगेटिव का मतलब क्या है? कोई मैथ्स नहीं है ना कि हम बोलेंगे 3 है तो -3 कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। कैटलिस्ट तो क्या है? कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस निगेटिव थोड़ी होता है। हाँ, ये बोलो निगेटिव कैटलिस्ट एक चीज होती है। ठीक है, हाँ, निगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? जो रिएक्शन को, मतलब एक्चुअल में निगेटिव कैटलिस्ट पढ़ेंगे आगे, पॉइजन, निगेटिव कैटलिस्ट, इनहेंसर, ये सब चीजें। थर्ड पॉइंट एक बार और बता दूं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये अल्टर कर सकता है, उसमें अपना असर दिखा सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये कैटलाइज नहीं करता है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस का मतलब वो जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव। हाउ? अच्छा एक बात बताओ कल्याणी, जो चीज होने वाली ही नहीं है, कैटलिस्ट ने क्या किया? जो होने वाला था उसको तेज कर दिया। होने वाला कौन होता है? जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वही होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस तो हमको कराना पड़ता है जबरदस्ती कुछ करके। तो स्पॉन्टेनियस जो होने वाला था, अब ऐसी कहानी है कि वो होने वाला ही नहीं। अब जो होने वाला नहीं है, कैटलिस्ट आके उसको क्या कर देगा? करा थोड़ी देगा। कैटलिस्ट तो उसको कुछ करेगा ना, जो होता 10 मिनट में उसको 2 मिनट कर देगा। वो ये कभी नहीं कर। एक बात बताओ तो मेरे को, लाइट कट गई है, फैन नहीं चलेगा, ट्रेन में बैठे हुए फैन नहीं चलेगा, उसको कितना ही पेन से धक्का मार लो वो चलेगा? लाइट ही नहीं है तो। बिकॉज वो क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप कितना ही एफर्ट डाल दो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही कहानी होती कि हाँ वहाँ बिजली होती, वो चल सकता था, तो कैटलिस्ट उसको जल्दी चला देगा। डन है? चलो छापो फटाफट से। लाइक जब नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है आदर्श, बिल्कुल। देखो जैसे आदर्श ने कसम खा लिया, वो कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है, मैं भूल गया यार। भैरव नहीं, भार्गवनाथ, क्या नाम है उस मंदिर का जो भगवान बाजार में पीछे में है? कौन सा मंदिर है वो? अरे कोई तो मैसेज करो मेरे को। मैं भगवान बाजार में पीछे में तुम्हारे छपरा में मंदिर है ना? नहीं नहीं, दुर्गा मंदिर नहीं है यार, कोई और रिएक्शन है। धर्मनाथ नहीं है। हाँ धर्मनाथ जी, सही सही सही, धर्मनाथ जी, हाँ ठीक है, स्पेलिंग बदल, ठीक है। चलो, तो वो जो धर्मनाथ जी मंदिर है ना, वहाँ जाके जब घर जाता है आदर्श, तो वहाँ कसम खाते हुए जाता है, मैं धर्मनाथ जी का कसम खाता हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, है ना? तो भैया आप जब कसम खा लिया नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ सकते हैं? सही बात। ठीक है, ओके। तो किसी ने, एक सेकंड रुक जाओ,
किसने लंबा चौड़ा मुझे एग्जाम्पल भेजा है। अच्छा वैष्णवी बोलिए, स्पॉन्टेनियस मेल्ट आइसक्रीम रूम पे नॉन स्पॉन्टेनियस रीअरेंज सिटिंग ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई। यहाँ देखो इस आनंद राज को, ये भी साथी है ना उसका, दोनों जाके साथ कसम खाते हैं हम नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखना धर्मराज जी कुछ कसम खा लिए तो कष्ट ज्यादा हो जाएगा। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई कैटलिस्ट की, कि भैया कैटलिस्ट का एक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक, अब अपन आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की, दैट इज द कोलिजन थियरी। देखो ये कोलिजन थियरी क्या है, महाफर्जी सा एक थियरी है। ये क्या बताता है, तो भैया कोई भी रिएक्शन किस तरीके से होगी उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, अब इसके मतलब इस थियरी का बहुत जो डिटेल्स है वो अभी नहीं पढ़ना, बहुत छोटा सा पार्ट है जो इस थियरी का हमको पढ़ना है। जितना पढ़ना है अपन उस पर बात करेंगे। पुरानी जो थियरी हमने पढ़ी थी कि रिएक्शन कैसे होता है, बिल्कुल इसकी कहानी भी वैसी ही है। बस एक चीज है जो इस थियरी में एडेड है, जो अर्हेनियस के टाइम में हमने पढ़ा था कि भैया ऐसा होता है कि रिएक्टेंट आए, प्रोडक्ट आए, दोनों ने इंटरमीडिएट बनाया, इंटरमीडिएट बनाने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ गई, कॉम्प्लेक्स था वो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, उसकी एनर्जी बढ़ गई, फिर वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट दे दिया। सेम कहानी यहाँ भी है, कुछ भी फर्क नहीं है। बस दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कहता है कि जो भी रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हार्ड स्फीयर बॉल्स मानो। ठीक है, उनको कॉर्केट का बॉल मान लो कि वो कॉर्केट के बॉल्स हैं, वो हार्ड स्फीयर्स हैं और वो टकराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला है कि रिएक्टेंट को हार्ड स्फीयर्स मान लेना। दूसरी चीज ये कहता है, एक जो पैरामीटर इसने अलग से ऐड करके रखा उसको ध्यान देना, इसने ऐड किया हुआ एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सो कहता है कि कहीं पे भी प्रोडक्ट कब मिलेगा तो वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो वहां बॉल्स हैं वो किस ओरिएंटेशन में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, समझो इस चीज को। ठीक है, ये ओरिएंटेशन क्या चीज है, किस तरीके से टकरा रहे हैं ये मैटर करता है वहां पे। अगर वो सही तरीके से टकराएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और सही तरीके से नहीं टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनने के आसार बहुत कम है। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ, फॉर अ टाइमिंग मान लो ऐसा हुआ कि आनंद इस कॉलेज में गया। ठीक है, अब कॉलेज में गया और कॉलेज में मान लो कि इसने चाहा कि भैया कोई इसको कोई खूबसूरत सी महिला दिखी। ठीक है, और आनंद को लगा कि भैया मुझे उनसे मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, सो मित्रता करने की इसकी इच्छा जाहिर हुई। अब वो मित्रता संभव कब होगी, तो वो मित्रता संभव तब होगी जब जिनसे ये मित्रता करना चाहते हैं वो देवी जी जो है, वो देवी जी अगर सही तरीके से उनके साथ इनका इंटरेक्शन हो पाए तो मित्रता होने की चांसेस अच्छी है। और अगर वो इंटरेक्शन खतरनाक तरीके से हो गया तो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई कॉमन फ्रेंड अच्छा वाला मिल गया या अच्छी वाली मिल गई, तो मित्रता होने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वो हेल्प कर देगी, वो कैटलाइज कर देगी या कैटलाइज कर देगा इस रिएक्शन को। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि कोई ऐसे हो गए बीच में, कोई कुछ ऐसे लोग आ गए जिन लोगों का मान लो आनंद का कोई फ्रेंड है और उनकी कोई सखा है, उन दोनों में अच्छी नहीं बनती है, तो दोनों जिंदगी में जहर घोल देंगे। उधर से बोले कि उसका दोस्त खराब है, उधर से बोले उसका दोस्त खराब है। ठीक है, तो फिर जहर घुल जाएगा। या मान लो कभी ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन वंक्शन होने वाला है और दो लोग एकदम बिल्कुल अपोजिशन वाले हैं, एक तरफ आनंद है, एक तरफ जिनसे मित्रता करना चाहता है वो देवी जी हैं। तो अगर अपोजिशन के वजह से अगर दोनों आमने सामने मिल गए तो मित्रता के चांसेस तो और भी गई। सो डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जो मित्रता है वो कितनी हद तक संभव हो पाएगी, कि वो किस ओरिएंटेशन में किस तरीके से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा ये कहानी डिपेंड कर जाएगी। अगर अच्छे से टकराएंगे, सही तरीके से टकराएंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे से नहीं टकराएंगे तो कुछ अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं कम है। ठीक है, तो यही कहता है अपना कोलिजन थ्योरी। अब यहाँ पे ये जो स्फीयर्स वाली जो कहानी है, स्फीयर्स में ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, तो स्फीयर्स में ओरिएंटेशन का मतलब एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कोई पार्टिकल ऐसा है कि वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखना, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक पार्टिकल है, मान लो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे ये मान लो कि उसका सेंटर है, यहाँ पे मान लो कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, ये तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं।
ठीक है। और मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ से समझो, मान लो कोई चीज है जो यहाँ से आके इसमें ऐड होना चाहती है, मतलब ये ब्लू वाली जो चीज है ना वो इसमें ऐड होना चाहती है, फॉर इस स्ट्रक्चर में ऐड होना चाहती है। अब ये ब्लू वाली चीज किधर से आके टकराएगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ऐड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कैसे? अगर ये ब्लू वाली जो चीज है अगर ये इधर से आए, इस मतलब इस एक्सिस से आए तो यहाँ आके टकरा जाएगी, इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। इसको आके सेंटर वाले स्फीयर में ऐड होना है, नहीं हो पाएगा। अगर मान लो ये जो है ये ब्लू वाला वो इधर से आए तो भी अच्छे से नहीं ऐड हो पाएगा। कोई बोले यार दोनों रास्ते का है, सीधे सीधे लेके आइए ना, तो इधर से आए तो अच्छे खासे चांसेस है कि ठीक है ऐड हो जाएगा। पर सोच के देखो, अगर ये किसी भी तरीके से इधर से आके अटैक कर दे तो ज्यादा बेटर नहीं है और आसानी से ऐड हो पाएगा। सो डेफिनेटली ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है भैया, किस तरीके से उसको रखा गया है। सो किस ओरिएंटेशन में वो आके ऐड हो रहे हैं, किस ओरिएंटेशन में वो टकरा रहे हैं, इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कहानी कि वो रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव प्रोडक्ट देगा। पॉजिटिव मतलब क्या कि प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। ठीक है। सो इस फैक्टर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो यही अपना कोलिजन थ्योरी कहता है कि भैया ओरिएंटेशन पे कहानी डिपेंड करती है। अब फटाफट से इसको छाप लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट। ठीक है, नीचे वाला भी रुक जाना। कहता है कि भैया यहाँ पे एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर का मतलब क्या है, तो ये पुरानी अर्हेनियस वाली कहानी कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी होगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया जब वो थ्रेशोल्ड को पार कर गया तो ही रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये तो पुरानी कहानी है एनर्जी फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर जो अभी जस्ट हम पढ़े हैं क्या, तो बोलता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अगर टाइम ऑफ कोलिजन पे अच्छा खासा उनका सही ओरिएंटेशन होगा तो प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट छापो, किसी को कहीं तकलीफ हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको छापो जल्दी से। ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको ओरिएंटेशन वाली चीज ध्यान रहे। क्या बोल रहे हैं तिवारी? राघवेंद्र ईयरफोन लगा क्लास करना पड़ेगा, अच्छा ओके। आदर्श बोल रहा है कि पॉसिबल बातें हैं नहीं बोलनी चाहिए। अबे तेरे लिए नहीं बोला, तू नालायक है, सब तेरे जैसे नालायक थोड़ी है। बता, टैलेंट चाहिए बेटा, टैलेंट ऐसे नहीं होता है। चलो करो, छापो फटाफट से। मैं टैलेंट सिखा रहा हूँ ना, टैलेंट केमिस्ट्री का एग्जाम निकालने का टैलेंट बोल रहा हूँ, कुछ भी समझते हो। आजा आजा। बस हो गया, हो गया सिद्धांत, लिख लो बेटा। छाप लिया सबने? चलो, अब ये वाली जो चीज है ना जो हमने पहले पढ़ा था अर्हेनियस के टाइम में, उसमें देखो बस एक छोटा सा फर्क पड़ता है। सुन लो फिर छाप लेना, सुन लो। सो उस इक्वेशन में ना ऊपर वाली चीज तो सेम ही है, एनर्जी फैक्टर तो सेम ही है। ठीक है, और हमको याद है, याद करो वहां पे एनर्जी फैक्टर के लिए हम यूज करते थे टर्म दैट इज ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये यूज किया करते थे।
तो वो तो बदलेगा नहीं, मैक्सवेल से जो आता था। बदलेगा क्या? तो देखो स्टेरिक फैक्टर जो है, स्टेरिक की वजह से उस अर्हेनियस वाले इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो जहां पे उसमें ए हुआ करता था, अब की बार वहां पे जेड ए बी लिख दिया जाता है। जेड ए बी क्या चीज है? तो जेड ए बी क्या है? वो ये बताता है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि अगर मान लो 10 पेयर वहां पे बन रहे थे, 10 पेयर अगर वहां टकरा रहे हैं, तो उसमें से कितने पेयर जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। ठीक है, सो उसके बारे में हमको आइडिया देता है, इस एस्टेरिक फैक्टर के बारे में हमको आइडिया देता है एक चीज, दैट इज नोन एज जेड ए बी। तो बस उस इक्वेशन में एक छोटा सा चेंज आता है, जो पहले ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी था, वो अब जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब भाई ये ए है और ये बी है। ठीक है, सो ए और बी जो टकरा रहे हैं वो कितने इफेक्टिवली प्रोडक्ट देंगे, उसके बारे में हमको जेड बताता है। जेड का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड। बस यही चीज है जिसको आसान भाषा में फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते थे। और याद करो यही टर्म हम वहां भी यूज किया करते थे। हम जब वहां ए लिखते थे तो ए को भी बोलते थे ए इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो वो सेम चीज है, बस उसका नाम बदल गया, उसकी थियरी आ गई कि वो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। इस थियरी का काम इतना ही था, उस ए के बारे में बताना जो अब तक हम डिस्कस नहीं किए कि वो ए किस पे डिपेंड करता है। वो जो ए था वो डिपेंड इसी बात पे करता है कि ओरिएंटेशन कैसा है, वहां बनने के प्रोडक्ट बनने के चांसेस कैसे हैं। छापो फटाफट से, और इसके साथ इस चैप्टर का स्वाहा हो गया। कोई सभा समाप्त नहीं है, चैप्टर स्वाहा हुआ है। सभा समाप्त है, भागने के चक्कर में रहो खाली। एक तो सिलेबस पीछे, ऊपर सभा समाप्त, कोई सभा समाप्त नहीं है। संडे के दिन अपन डिस्कशन रख रहे हैं शाम को, सॉल्यूशंस के भी और काइनेटिक्स के भी। सॉल्यूशन का जो बचा हुआ है वो, और काइनेटिक्स का भी। संडे को रेगुलर क्लास नहीं रख रहा, संडे को डिस्कशन रखा जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो और क्या मुहूर्त निकलेगा नया चैप्टर का। संडे को छुट्टी मिलता है तुम लोगों को? कब से मिलने लगा? मेरे को तो इधर एक आध महीना में नहीं दिखा छुट्टी। बोलो नहीं जी। सर वहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसको हार्ड स्पेयर क्यों एज्यूम किया गया? देख, अगर हार्ड स्क्वायर एज्यूम नहीं किया जाएगा तो मुझे ये बता। अच्छा एक बात बता, जैसे कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं, अगर वो मान ले कि वो जो बॉल्स थे या जो वहाँ जो पॉइंट्स होती है सॉफ्ट होती, तो क्या वो उस तरीके से वो टकराते और टकरा के वो जो भी चीज़ वहाँ हो पाती वो हो पाता? वो प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये जो टकराने वाली जो चीज़ है ना, अगर मान ली सॉफ्ट टाइप के कुछ बॉल्स मान लेते या कोई ऐसी चीज़ मान लेते, तो ये कहानी फेल कर जाती है। टकराने वाली कहानी ही नहीं होती, जाके इसमें जाके कहीं भी जाके चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता, या हो सकता है इसको तोड़ फोड़ देता, इसको तोड़ फोड़ देता। ठीक है, तो इसलिए मान के चलते हैं कि वो हार्ड बॉल्स है। अब देखो रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, सुन ले ध्यान से। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में ऐसा होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत फास्ट चलते हैं। अगर उनको हार्ड तुम नहीं मान के चलोगे, वो जितने फास्ट चलते हैं, अगर वो हार्ड नहीं है तो वो जहाँ टकराएंगे वहां तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो इसलिए मान लेते हैं कि वो हार्ड है, मतलब उनमें किसी तरह का कोई ब्रेक होने वाली संभावना नहीं है, कोई बॉन्ड वॉन्ड ऐसे फालतू के टूटने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मान लेते हैं वो हार्ड बॉल्स है। हाँ बिल्कुल कह लो कि भैया वो बबल्स के जैसे होंगे तो वहाँ टूट फूट होने के चांसेस हो सकते हैं। छाप लिया? ठीक है, चलो कुछ बोलिए निधि, बोलो सर बोलो। सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में यही अंतर है ना कि एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी की उसको प्रोडक्ट से एक्टिवेशन में जाने में कितना एनर्जी लगेगा, सॉरी सर रिएक्टेंट से एक्टिवेशन में जाने में कितना एनर्जी लगा, ये थ्रेशोल्ड हो गया। नहीं,
रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यही कहना चाहती थी? नो सर, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। नहीं ना, दोनों का ऐड और थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ। देख, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो पीक है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी या यस सर, पोटेंशियल आप बैरियर। समझ दोनों, गए। हाँ, दोनों पोटेंशियल बैरियर बोलो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो सर, तो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम ही हो गया। कैसे सेम हो गया? रिएक्टेंट के पास पहले से भी मान लो 100 रुपए थे, कपड़ा खरीदने जाना था, कल समझाया था ना, मान लेते 2500 का कपड़ा खरीदने जाना है, 500 रुपए पहले से है, उसको मान ले 2000 और चाहिए, तो जो 2000 चाहिए दैट इज एक्टिवेशन, और टोटल कपड़ा खरीदने के लिए जो 2500 होता है दैट इज थ्रेशोल्ड। यस सर, समझ गए। तो रिएक्टेंट के लिए भी पहले से एनर्जी थी ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। सर कुछ टॉपिक भी बचा था उस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर हाँ, का, वो भी डीएसएस में ही होगा। नहीं, अभी एक चीज बचा हुआ है तुम्हारा, दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उसके यस बारे में भी सर। बात करने वाले हैं, स्यूडो ऑर्डर के बारे में। ठीक है, हाँ। लेकिन सर हम वो सेकंड चैप्टर का बोले थे, डीएसएस में डिस्कशन होगा, अच्छा, सॉल्यूशन का भी, थर्ड क्लैप्रियन चैप्टर का। इक्वेशन ये सब बोल रही है, क्लैप्रियन इक्वेशन के यस केबी सर, का जो, यस सर। चलो ठीक है, वो तो डीएसएस में बता दूंगा, वो एक दो क्वेश्चन जो थे ना उसके, ठीक है, वो बता दूंगा मैं डीएसएस में, चिल कर। ठीक है, सो अपने पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बचा हुआ, दैट इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन फटाफट से उसको पढ़ते हैं और इसके साथ ही चैप्टर द एंड है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में स्लाइड खोल देता हूँ, ये 5 मिनट का काम है, उसको बता दूंगा। हाँ, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है झूठा ऑर्डर। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर का मतलब ही क्या हुआ? झूठा ऑर्डर। अब ये क्या कहता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, समझो। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहता है कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर का है, फॉर अ टाइमिंग ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, अब कहता है कि हम इसको मान के चलते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों मान के चलते हैं, ध्यान से समझना कहानी यहाँ क्या है। अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखने जाऊं तो इसके लिए मैं रेट लॉ क्या लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा कि जो इसका रेट लॉ होगा वो रेट लॉ क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, इसका कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। यही प्रैक्टिकली यही होता है, तो प्रैक्टिकली मैं लिख रहा हूँ इसका रेट लॉ जो होगा वो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, दैट इज ये बड़ी सी जो चीज है ये ईस्टर है, तो मैं इसको ई लिख लेता हूँ, ई टू द पावर 1, और ये वाटर दैट इज H2 टू द पावर 1। रेट लॉ है। देख के हमको लगता है कि ये ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए, और सच में होता भी इसका ऑर्डर 2 ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, पर मानते हैं 1। क्यों? तो भैया इसलिए इसका ऑर्डर 1 मानते हैं ना, क्योंकि कहानी ऐसी है कि हमारे पास पानी भर के है, पानी हमारे पास इतना ज्यादा है कि भैया जब हम इस रिएक्शन को कराने जाएंगे तो देखो, अगर मान लो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया, इसका 10 मोल था। अब ये जब ये पूरा का पूरा मान लो खत्म भी हो गया होगा, मान लिया कि पूरा खत्म हो गया, तो भी ये 9.99 मोल बच गया। ठीक है, तो इसका इनिशियल और इसके फाइनल में जो डिफरेंस आया, मतलब टाइम बीतने के साथ में, ध्यान से सुनना, टाइम बीतने के साथ में कोई एक रिएक्टेंट इतना अधिक अमाउंट में है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक रिएक्टेंट इतना अधिक अमाउंट में है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या अब ये जो रेट है ये इस पे डिपेंड किया इसके कॉन्सेंट्रेशन पे? नहीं किया, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई ना। अब ये तो क्या हुआ, ये टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा है, तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बन गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये किससे प्रोपोर्शनल बस चल रहा है? ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन से प्रोपोर्शनल चल रहा है, ना कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से प्रोपोर्शनल चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक का अमाउंट इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम से बदल ही नहीं रहा है। और अगर आपके पास कभी ऐसी कहानी दिख जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट स्यूडो ऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऑर्डर 1 था, मान लो 3 होते और उसमें एक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ ना के बराबर बदलता, तो हम बोल लेते कि भैया वहां पे वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो बेसिकली स्यूडो ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि वहां पे है एक्चुअल ऑर्डर कुछ और, लेकिन एक का अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा टाइम के साथ। इसका एक उल्टा मीनिंग भी हो सकता है, एक का अमाउंट इतना कम है, इतना कम है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंज बड़ा नोटिसेबल है। ठीक है,
तो जैसे इस केस में देखो तो इसका अमाउंट इतना कम है कि इसमें थोड़ा सा भी चेंज बहुत नोटिसेबल है, लेकिन एक जो है वो ठीक ठाक अमाउंट में है, तो ठीक ठाक वाला तो बदलेगा ही नहीं, जो बहुत कम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, तो ऑर्डर बस उसके रेस्पेक्ट में रह जाएगा, दूसरे वाला जैसे का तैसे रह जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल याद रखना दोनों, ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इज ऑल्सो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये केन सुगर जो हम शुगर जानते हैं वही केन सुगर, इसको अगर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, दिस इज ऑल्सो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? पानी इतना अधिक हम ले लेते हैं कि भैया उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्या थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पानी कंज्यूम भी होगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेट है, ये रेट बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, तो ये रेट लिखा जाएगा के इंटू के डैश, बेसिकली लिखता हूँ के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, काम खत्म। ठीक है, तो ये रेट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लो कि स्यूडो ऑर्डर क्या है। वाटर वाटर वाले केस में हमेशा होगा नहीं कल्याणी, ऐसा नहीं है कि वाटर वाले केस में हमेशा होगा, लेकिन हाँ इन दोनों केसेस में होता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें वाटर का बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा। शुगर बिल्कुल तिवारी, बहुत सारे शुगर होते हैं यार। शुगर तो मतलब ऐसा सुना हो ना, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको चावल भी नहीं खाना, उनको बहुत सारी चीजें मतलब फ्रूट्स भी नहीं खाने, बहुत कुछ कुछ फ्रूट्स में भी मना हो जाता है कि ये चीज आप नहीं खाइए। ऐसा नहीं है कि शुगर बस वो केन वाले हैं, हम यूज करते हैं इसलिए हम जानते हैं शुगर है। बाकी कोई भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो मीठी लगती है हम उसको शुगर मान लेते हैं, तो शुगर है। छापो फटाफट से। कल्याणी ये दोनों स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड है। ठीक है, तू कोई भी एग्जाम्पल ले ले, कोई मना नहीं है। सुन, तू कोई एग्जाम्पल ले ले, मान ले मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे N2 for 3H2 गिविंग अमोनिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे फॉर अ टाइमिंग मान ले कि इसके 1 मोल लिया और इसके मैं 10 लाख मोल ले लूँ, 10 लाख मोल ले लिया। अब मुझे बताओ कि ये 1 मोल जाएगा, ये 10 लाख में कोई फर्क पड़ने वाला है टाइम के साथ? नहीं पड़ेगा। तो जो ऑर्डर लिखाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से लिखाएगा? नाइट्रोजन की वजह से लिखाएगा, इसके वजह से कोई भी ऑर्डर आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो करो फटाफट से। सॉल्वेंट क्या बोल रही है वैष्णवी, बताए? सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो उसके ऑर्डर को इग्नोर करते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया या किसी भी रिएक्शन में कोई एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, उसको इग्नोर ना करो, दैट इज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं, बाकी किसी रिएक्शन में कर सकते हो। छाप लिए? चलिए ठीक है, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर द एंड हो गया। अपने जितने भी टॉपिक्स बचे थे वो द एंड होता है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं नया चैप्टर के बारे में, पहले शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, देख लो नया चैप्टर कौन सा है और फिर अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो नया चैप्टर अपन पढ़ने वाले दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, चलो मैं दिखा दूंगा, लिख लेना कल्याणी थोड़ी देर में। रीजन क्या है इसको पढ़ने का मैं बता देता हूँ। देखो आइडियली अगर अपने पास फोर्थ चैप्टर आना चाहिए था, दैट इज मतलब थर्ड चैप्टर आना चाहिए था बेसिकली, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा अभी। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफलाइन में पढ़ें। ठीक है, सो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी छोड़ दिया।
अभी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो अब मेमोरी बेस्ड हैं, अब बेसिकली हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो मेमोरी बेस्ड है, जिन चैप्टर्स से अभी तक तुम बचते आए हो। ना ही 11th में कोई मिला, जो 11th में था भी उसको अभी पढ़े नहीं है, और ना ही 12th में अभी तक पढ़े हैं। तो अब जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल रट्टा मारे, कॉन्सेप्ट नाम की चीज इसमें ना के बराबर है। थोड़े बहुत कहीं कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी आपको याद करना है, रटना है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, दैट्स ऑल। सो ऐसे वाले चैप्टर अभी तक आपको नहीं मिले हैं, थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल था, थोड़ा बहुत, ठीक है। सो अब उसके टाइप के जो चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं, अब उन चैप्टर्स को बात करेंगे, तब ये चैप्टर बेस्ट है। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये अच्छी बात है, अगर तुम इस चीज के लिए रेडी हो कि हाँ हम रटने में बहुत अच्छे, हम रट लेंगे, हमको समझने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। सो बस यही कहानी है, और क्या। तो अपने पास सबसे पहले पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी के बाद अपने पास आता है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, जो अपन पहले छोड़ चुके हैं, उन सब पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं होता इन चैप्टर्स में, कोई भी न्यूमेरिकल नाम मात्र का कहीं कुछ गलती से मिल गया तो मिल गया, बाकी जीरो न्यूमेरिकल चैप्टर है, ठीक है। बस इसमें याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। चलो, सो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कॉमनली बोलते हैं इस चैप्टर को मेटलर्जी। सो भैया मेटलर्जी हमको क्यों पढ़ना है? तो बिल्कुल थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, कहीं भी हो, और ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी को टच करते हुए आते हैं। सो एनसीईआरटी से ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। एक क्वेश्चन, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन मेटलर्जी से, इस साल भी हाँ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ देता है, यूजुअली एक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलो, सो बात ये आता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट अपने लिए क्यों है। तो भैया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर हमको बताता है कि हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और मेटल्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको पता है कि भैया बिना मेटल्स के, मतलब अगर क्या कहा जाए तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो मेटल डिपेंडेंट ही था, बिना मेटल के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकते थे, ठीक है, बिल्कुल इनऑर्गेनिक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भैया मेटल्स अपने लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो इस वजह से हम पढ़ते हैं कि उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, नेचर से हम उनको निकालते कैसे हैं। जब आप इंजीनियरिंग में जाइएगा तो ये एक एक्सक्लूसिव ब्रांच होता है, दैट इज मेटलर्जी। बहुत सारे जैसे आईएसएम धनबाद या आईआईटी धनबाद अब जो बन चुका है, वहाँ का एक्सक्लूसिव ब्रांच है मेटलर्जी, वहाँ मेटलर्जी बहुत फेमस है। बहुत सारे आईआईटीज हैं जहाँ का मेटलर्जी काफ़ी फेमस है, और मतलब जिसको पैसे बहुत कमाने हैं, ठीक है, थोड़ा लाइफ स्ट्रगलिंग हो सकती है क्योंकि खदानों में जाना होता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग है लाइफ, लेकिन पैसे जिसको सिर्फ कमाने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ब्रांच होता है मेटलर्जी, ठीक है। चलो, सो अब अपने पास बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस हमको पता है, गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन, मर्क्यूरी, इनका हम यूज बहुत ज़्यादा करते आए हैं, ठीक है। ये 7 मेटल तो खास करके बहुत काम के हैं। तो अपन फटाफट से बात करते हैं इसकी कहानी की कि मेटलर्जी में हमको क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, मेटलर्जी को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में। कोई भी मेटलर्जिकल प्रोसेस को 3 पार्ट में बांटा गया, अभी आएंगे बात करेंगे, लिखवाऊंगा मैं। सो 3 पार्ट में मेनली मेटलर्जी बटी हुई है। पहला पार्ट कि कहीं से भी ओर्स को निकालना। ओर्स क्या होता है अभी नहीं पता, समझो पत्थर को निकालना। तो कहीं से ओर्स को निकालना, ओर्स को निकालना, फिर उनको क्रश करना, तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनको तोड़ने के बाद उनको जो उनमें से काम की चीज है वो काम की चीज को बाहर निकाल लेना, और जो रैंडम चीज है, जो वेस्ट चीज है, उसको फेंक देना। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहला पार्ट है मेटलर्जी का। दूसरा पार्ट है कि जो काम की चीज निकाली उसमें से मेटल को बाहर निकाल लेना। मतलब काम की जो चीज निकली थी ना, वो कोई कंपाउंड था मेटल का, उसमें से मेटल को बाहर निकाल लेना, वो दूसरा काम था। और तीसरा काम है कि चूंकि हमको पता है कि हम कितने भी अच्छे से ये कर लें, जो हमको मेटल मिला वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा, तो लास्ट काम है प्यूरिफिकेशन या रिफाइन कर लेना, जिससे हमको मेटल काम का मिल जाए। तो ये 3 मेजर तरीके से, ये 3 पार्ट है इसमें मेटलर्जी को मतलब मेजरली डिवाइड किया गया है। अब बात आती है यहाँ पे टर्म्स की। तो देखो, मेटलर्जी करने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए हम कहाँ से मेटल निकालें, किस जगह से मेटल निकालें, सो उसको समझने के लिए 2 टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। वो 2 टर्म्स कौन कौन से हैं? तो अपने पास वो जो 2 टर्म्स हैं, दैट इज मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या है? तो देखो भैया, हमारे नेचर में जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कि हम माइनिंग के थ्रू या ऐसे भी जहां से हम किसी भी तरह का कोई काम की चीज निकाल पाते हैं, दैट इज सिंपली मिनरल, ठीक है। नेचर में पड़ी हुई चीज है,
वहां से कुछ काम का हम निकाल पाए तो हम बोलते हैं कि वो मिनरल है, वो हमारे काम आ रहा है तो वो मिनरल है हमारे लिए। और उन मिनरल्स में से वो मिनरल जिससे हम इकोनॉमिकली वायबल मेटल निकाल पाए, इकोनॉमिकली वायबल मेटल निकाल पाए, तो हम बोलते हैं कि वो मिनरल अपने पास और है। मतलब समझो कि कोई पत्थर है, वो पत्थर हमारे किसी भी तरीके से काम का है तो हम बोलेंगे कि वो मिनरल है, ठीक है। और अगर उस पत्थर से हम कोई मेटल को निकाल पाए और इकोनॉमिकली या चीपली और आसानी से निकाल पाए तो हम बोलेंगे कि वो जो मिनरल है दैट इज अ ओर, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं इनके डेफिनेशंस को। तो डेफिनेशन कहता है कि नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग, ठीक है। वायबल का मतलब होता है आसानी से कह सकते हो, ठीक है, इजी, ईज, ठीक है। ओर्स का क्या बोलता है कि बहुत कम ऐसे हैं, फ्यू आर वायबल टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मेटल, उनमें से सबको एज अ मेटल के सोर्स यूज नहीं कर सकते हो जितने भी अपने पास मिनरल है। क्यों? क्योंकि सबसे अगर हम मेटल निकालने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि छपरा में कहीं से पत्थर खोद के निकाला गया, कहीं से मिट्टी ले ली गई, मिट्टी इज ऑल्सो मिनरल। अब मिट्टी ले लिया गया और मान लो वहां पे 10 ट्रक कहीं से मिट्टी उठाया गया, उसको प्रोसेस किया गया और वहां से हमको मान लो 10 ग्राम आयरन मिला। अब उस 10 ट्रक मिट्टी से अगर 10 ग्राम आयरन हम निकाल भी पाते हैं, आयरन है उसमें 10 ग्राम निकाल भी पाते हैं, लेकिन उस 10 ग्राम आयरन को निकालने में हमने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। और 10 ग्राम आयरन की वैल्यू 50,000 तो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब वो जो चीज़ है वो अपने लिए और नहीं है। तो और का मतलब हुआ वो चीज़, वो मिनरल जहाँ से आप आसानी से इकोनॉमिकली निकाल पाए मेटल को, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करता है कि भैया आसानी से तो हो एंड इकोनॉमिक भी हो, ठीक है। सो अगर आप ऐसा किसी मेटल से निकाल पाए तो हम बोलते हैं वो चीज़ क्या है अपने लिए और है। अब वहां पे एक और भी टर्म आता है दैट इज गैंग। गैंग क्या चीज है? तो ये गंगू भाई साहब क्या चीज है? तो गंगू भाई साहब का मतलब होता है भैया ये वो वेस्ट मटेरियल है, जब हम ओट्स को प्रोसेस करते हैं, ओट्स को जब हम निकालते हैं और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो अपने काम का नहीं है उसको बोलते हैं गंगू, ठीक है, दैट इज गैंग, ठीक है। तो गैंग क्या है? वो कॉन्टामिनेटेड या फिर वो वेस्ट सब्सटेंस जो ओर में प्रेजेंट रहता है, अनडिजायर्ड सब्सटेंस जो ओर में प्रेजेंट रहता है। अब अपने को बहुत सारे ओर्स, बहुत सारे मेटल्स के जानने हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एनसीईआरटी का टेबल है, एल्यूमिनियम के कौन से, आयरन के, कॉपर के और जिंक के। और ये बात याद रखिएगा कि ओर्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके नीट वालों, नीट वाले ध्यान रखना किस आयरन के, सॉरी किस मेटल के कौन से ओर होते हैं, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। बहुत बार कंपोजिशन तक भी पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखना है। सो ये बोर्ड्स में भी आता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में नहीं आता, बोर्ड्स में भी आता है, जेई में भी आता है, पर नीट में बहुत ज्यादा उनका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट में से ये चीज है। तो ये कुछ ओर्स हैं, अभी लिखना नहीं, रुक जाओ। जो काम चलाओ एक टेबल है, पर इससे भी जिंदगी नहीं चलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, बहुत सारे ओर्स पूछे गए हैं जो इनसे काम नहीं चलता। तो उसके लिए एक और का आपको एक्सटेंडेड टेबल है, वो दे देता हूं मैं, जितना संभव हो उतना याद कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। खास करके नीट वालों के लिए बता रहा हूँ। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और ये जो आपके पास टेबल है ये एग्जैक्टली जो अभी तक पूछे गए या जो बहुत कॉमन से वाले हैं। सो इसको नोट कर लो, ये ज्यादा काम का है, ठीक है। और फायदे में रहोगे क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड से, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला मत छापना, पहले मिनरल और गैंग का डेफिनेशन छापो और फिर इस टेबल को छापना। तो फटाफट से हेडिंग डालो, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, इन 7 मेटल्स का नाम लिख लो और फिर अपन आगे की बात करेंगे, उन सबको नोट डाउन करेंगे। शुरू हो जाओ। और अब बिल्कुल रट्टा मार है, तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स, भैया कुछ समझना नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस याद करना है, जीवन खुशी खुशी चलती रहेगी। चलो, ये 7 मेटल ही क्यों? ये 7 मेटल इसलिए क्योंकि इन 7 मेटल ने ह्यूमन, कह सकते हो कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो मतलब हमारा जो जितना सिविलाइजेशन रहा है, हमारे सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ये 7 मेटल्स का। इसलिए इन 7 मेटल्स को हम मतलब ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा फेमस हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी। चलो छापो फटाफट से।
C17 इलेक्ट्रोकेम, किसका मॉड्यूल नहीं भेजा है? काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स सबको तो मॉड्यूल मिला हुआ है ना, मॉड्यूल तो सबको मिला हुआ है। ठीक है, मैं भेज दूंगा मॉड्यूल, छापो इसको फटाफट से, फिर इन ओर्स का टेबल इसको छापो, डेफिनेशन को छापो जल्दी फटाफट से। क्या बोल रहे हो? जिंक से तो ज्यादा यूज होता है, क्या यूज होता है? व्हाई देयर इज नॉट एल्यूमिनियम? देखो तिवारी यार, ये चीज बस ये है, मतलब अब यूज पे है, जो पुराने जमाने में यूज किए गए उनके ऊपर डिपेंड किया कि भैया इसका यूज ज्यादा किया गया, इसका यूज कम किया गया, उसके अकॉर्डिंग नाम। जैसे जिंक के साथ क्या है ना, कि जिंक को ना, मतलब जैसे जो एलॉयज बनते थे उनमें जिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसलिए जिंक को थोड़ा सा फेमस में रख दिया गया। एल्यूमिनियम तो बहुत बाद का है। ठीक है, एल्यूमिनियम तो बहुत बाद, एल्यूमिनियम बहुत बाद का है यार। छाप लिए? चलो, एल्यूमिनियम ऐसा नहीं, एल्यूमिनियम बहुत पहले से यूज नहीं होता है। एल्यूमिनियम देखो, अब जैसे मान लो एक चीज याद करो, क्वाइंस। क्वाइंस किसके बनते थे? गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, इनका यूज किया गया। ठीक है, देखो एंटिक्विटी का मतलब फ्यू मिनरल का, जैसे ऐसे समझ लो एंटिक्विटी, एंटिक्विटी वर्ड पे जाओ ना यार। एंटिक, एंटिक का मतलब क्या था? पुराना। तो जो पुराने मेटल्स है ना, वो 7 मेटल्स हैं। ठीक है, पुराने बोल लो उनको, जो बहुत पहले से जो यूज में आते रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा यूज किया गया है, इस तरीके से वर्ड है, दैट्स एंटिक्विटी। ठीक है, फ्यू मिनरल्स के लिए आया, हाँ ठीक है, कह सकते हो एंटिक। अब एंटिक के लिए फ्यू मिनरल में भी, हाँ ठीक है। छाप लिए तीनों डेफिनेशन? हाँ बिल्कुल। देखो एक्चुअल में क्या है ना, कि एल्यूमिनियम, डेफिनेटली एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा अबंडेंट है आरीज। लेकिन अगर हम मतलब ठीक है, आज के टाइम में हम जितनी लग्जरियस चीजें यूज करते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज होता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, जो नेसेसरी वाली चीजें ना, उसमें एल्यूमिनियम नहीं भी यूज हो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भले हम आज के टाइम में बर्तन यूज करते हैं एल्यूमिनियम का, लेकिन अगर आज से तुम 50-60 साल पहले चले जाओगे तो एल्यूमिनियम वाज लाइक कि, मतलब जो गरीब लोग होते थे, जो लोअर क्लास है, वो एल्यूमिनियम का यूज करता था। हायर क्लास में एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते थे, मतलब वो उसको अच्छा नहीं माना जाता। और सच बात है, वो अच्छा होता भी नहीं, ये भी फैक्ट है। एल्यूमिनियम में जो खाना बनता है वो अपने लिए हार्मफुल होता है, पर ठीक है, अब सस्ता है, टिकाऊ है, तो हम यूज कर लेते हैं उसका। ठीक है, बोल नहीं दी? सर वो ओट्स के डिफिनेशन में ना, फ्यू आर वाइबल टू बी यूज्ड एज सोर्स, वो फ्यू सर फ्यू मिनरल्स के बारे में बोल रहा है, ये पूछ हाँ, रहे फ्यू थे। फ्यू मिनरल्स, बिल्कुल फ्यू और सर मिनरल्स वो आर वायबल। सच मिनरल्स के बाद क्या हो? फिर से बोलो। सर उसके बाद है ना सच मिनरल्स, उसके बाद। अरे वो देख, सच वो रुक जा, इसको हटा दे, हटा इसको। वो मिनरल्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, इसलिए ये लिखा हुआ था। चलो हटा दे इसको, बस एंड इकोनॉमिक लिख ले, काम खत्म। सर एक बार गैंग का डिफिनेशन एक फिर से बता दीजिए ना, गैंग कोर्स का है, ठीक है, देख गैंग कुछ नहीं है, अनडिजायर्ड मटेरियल जो है उसको बोलते हैं गैंग, आसान भाषा में। या ऐसे बोल रहे कि कोई मेटल में जो कॉन्टामिनेशन प्रेजेंट है, दैट इज, या सॉरी, ओर में जो कॉन्टामिनेशन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, सर कॉन्टेमिनेटेड मतलब? कॉन्टेमिनेटेड का मतलब जैसे पानी को बहुत दिनों तक रख दिया तो पानी एक तरीके से सड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटीज के लिए वर्ड यूज किया जाए, दैट इज कॉन्टामिनेटेड, या सड़ जाना काइंड ऑफ। तो सड़ी और हुई चीज सर या बेकार चीज जो अर्थली उसमें प्रेजेंट है, मतलब? अर्थी मतलब मिट्टी वाली चीज, जमीन की चीज जो उसमें मिली हुई है, उसको बोलते हैं गैंग। ठीक है, मतलब ऐसे समझ ले, यस मान ले सर। तूने कोई कोई चीज है, जैसे कोई पत्थर लिया,
उस पत्थर, मान ले आयरन का ओर है, उस पत्थर में क्या हुआ, जमीन की मतलब सॉइल वाइल मिला हुआ है, ये जो सॉइल वाइल वगैरह टाइप की चीज हुई ना, वो उसके लिए क्या हो गया, गैंग हो गया। ठीक है, चलो छापो फटाफट से। ठीक है, चलो इस टेबल को बनाओ जल्दी से। इस टेबल को मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी डाल दूंगा मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ से नोट डाउन कर ला, पर नोट डाउन कर जरूर लेना इस टेबल को। अच्छा अभी लिखना, लिखो भाई अभी लिखो, लिखो। एक बात तो है कि लिखोगे तो चलो कुछ तो गलती से याद हो जाएगा। छापो सारे, छापो, कोई बात नहीं, आज यहीं पे क्लास खत्म हो जाएगी। छापो भाई की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि सभा समाप्त कर दो। ठीक है, तो इसके साथ आज की सभा समाप्त कर देते हैं मैं। ठीक है, इसको छापो लेकिन, और कॉपी में सबके होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है ये। अध्याय सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, मॉलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में क्यों होती है? मॉलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री में इसलिए होती है क्योंकि मॉलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब होता है कि एक टाइम में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं। अब वो कितने पार्टिकल टकराएंगे ये कब पता चलेगा? जब कोई कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए तभी तो पता चलेगा एक बार में कितना टकराया। मान लो ऐसा हो रहा है कि दो एक बार में टकराया, फिर तीसरा टकराया बाद में, फिर चौथा टकराया बाद में, मॉलिकुलरिटी वर्ड ही अनडिफाइंड हो गई। इसीलिए वो एलिमेंट्री में डिफाइंड है। जो एक ही स्टेप में खेल खत्म, कितना टकराया पता चल गया, खेल खत्म। ठीक है, इस पीडीएफ को जल्दी अपलोड कर दें, आज के क्वेश्चन करना। हाँ ठीक है, मैं अभी कर दे रहा हूँ, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको। हाँ सिंपल रिएक्शन से सीधे कह सकते हैं, सिंपल रिएक्शन में जो स्टोसियोमेट्री है दैट इज सिंपल नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन की जो स्टोसियोमेट्री है उस स्टोसियोमेट्री को बोलते हैं सीधे दैट इज मॉलिकुलरिटी, जो कि 3 से अधिक नहीं हो सकती है। हाँ जा सकते हो, अब ये जो छाप लिया वो जा सकते हो, या अगर पीडीएफ से छापना है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से छापना है तो छाप लेना, पर छाप जरूर लेना। बाय बाय, टाटा। अभी छापोगे तो याद रहेगा, ऑर्डर 3 से ज्यादा, ऑर्डर नहीं, मॉलिकुलरिटी 3 से अधिक नहीं हो सकता, ऑर्डर तो ही सकता है। 3 से अधिक मॉलिक्यूल सब मान के चलते हैं कि एट अ टाइम टकराते नहीं है। ठीक है, बोलो वैष्णवी। सर बोल रहे हैं ना कि सर मॉलिक्यूलरिटी तो पता है, क्या पता है कि एक साथ अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ नहीं टकरा सकते हैं, और मतलब। इसलिए ऑर्डर क्यों नहीं 3 से अधिक हो सकता है, ये पूछना चाहती है? यस सर। देखो थियोरेटिकली ऑर्डर 3 से अधिक भी होता है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक बात बता, ऑडियो ऑन, एक बात बता, अगर ऐसा नहीं लगता कि अगर कहीं पे मान लो बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ?
और अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऑर्डर किसके लिए लिखते हैं? क्या पूरे रिएक्शन के लिए लिखते हैं या स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखते हैं? स्लोएस्ट के लिए लिखते हैं। और जब स्लोएस्ट के लिए लिखने जाएंगे तो हमको एक चीज दिखेगा ना बेटा, वहां पे वो क्या दिखेगा? स्लोएस्ट की मॉलिक्युलरिटी ही तो ऑर्डर है, और मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकता है, तो इसलिए ऑर्डर प्रैक्टिकली 3 से ज्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि 3 से अधिक हो नहीं सकता, हो जरूर सकता है। कहना सर वैष्णवी बोलो। सर कुछ भी आवाज नहीं आया। ध्यान से सुन, ऑडियो ऑन रखना, ध्यान से सुन। बोल कह रहा हूँ, ऑर्डर 3 से अधिक आने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होंगे तभी ऑर्डर 3 से अधिक आएगा। यस सर। अच्छा, बहुत सारे रिएक्टेंट क्या एक ही स्टेप में रिएक्ट करते हैं, मल्टी स्टेप में रिएक्ट करते हैं? मल्टी स्टेप में। मल्टी स्टेप में करते हैं। सो मल्टी स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो हम ऑर्डर किसके लिए लिखते हैं? सबके लिए लिखते हैं क्या स्लोएस्ट के लिए लिखते हैं? स्लोएस्ट के लिए। स्लोएस्ट के लिए लिखते हैं। जब स्लोएस्ट के लिए लिखते हैं तो स्लोएस्ट में जब हम ऑर्डर लिखने जाएंगे तो क्या उस स्लोएस्ट स्टेप नॉर्मली क्या रहता है? एलिमेंट्री रिएक्शन रहता है। स्लोएस्ट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, सारे एलिमेंट्री होते हैं। और एलिमेंट्री में मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है? एलिमेंट्री में 3। 3। तो ऑर्डर भी रिएक्शन में क्या हो गया? यस सर, समझ गए। तो ऐसे तो हो सकता है ना कि ऑर्डर 3 से ज्यादा, बट वो मतलब स्लोएस्ट स्टेप को ही लेके हम लोग 3 लेते हैं मैक्सिमम। बस यही रीजन है। हम ऑब्जर्व 3 से अधिक नहीं करते हैं, बहुत मतलब ऑब्जर्वेशन में 3 से अधिक नहीं आता। लेकिन ऑर्डर में ये कभी कोई बोलता नहीं है कि 3 से अधिक हो नहीं सकता, होने को 30 भी हो सकता है। ठीक है, अब कभी आता नहीं है, दैट इज डिफरेंट, पर हो जरूर सकता है। ठीक है, छाप लिया सबने? कितने लोग छाप रहे हो भाई अभी भी? हैंड रेज करो जल्दी। चलो ठीक है, छापो छापो छापो, आराम से छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। निधि कुछ पूछ रही है क्या? बोल। नो सर, वो आप बोले थे ना कौन कौन छाप रहा है, तो वही तो समझा। बोलो वैष्णवी, क्या डाउट है? बोल। सर एक क्वेश्चन। सर अब साइड में एक क्वेश्चन नहीं दिए थे जब हम लोग को वो वाला टॉपिक जो एलन वाला पढ़ाए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो वाला नहीं समझ में आ रहा है सर। स्लाइड ऊपर देखिएगा ना लास्ट में तब। क्या क्वेश्चन बोल तू मेरे को। सर वो कुछ एज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन नोट नहीं कर पाया, हमको समझ ही में नहीं आया, इसलिए हम नोट क्या चीज से रिलेटेड है? ईयर्स से रिलेटेड था। जैसे ये इस क्वेश्चन के बाद था कि सो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर अच्छा, रिएक्शन। हाफ लाइफ दिया हुआ है, कुछ ईयर्स में दिया हुआ है, हाँ वो वाला हाँ। क्वेश्चन। यस सर। दिखाता हूँ, क्वेश्चन लिखा है तूने? नो सर, एक मिनट सर, हम लिखे नहीं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है हमको, इसलिए हम छोड़ दिए। अरे हाफ लाइफ वगैरह दिया होगा, कुछ पूछा होगा उसमें। सर एवरेज लाइफ तो नहीं पूछा था ना? सर एक मिनट रुके, देख के बता रहे हैं। सान्या, तू बेटा बहुत दिन से क्लास क्यों नहीं आ रही थी? सान्या ऑडियो ऑन कर तो। सान्या ऑडियो ऑन करो, आवाज नहीं जा रही मेरी? अच्छा ठीक है सान्या, ठीक है। छाप लिया सबने? अच्छा ठीक है, मैं अमित का परमिशन दे रहा हूँ। हाँ सर वही प्रॉब्लम था इसलिए। अभी ठीक है? हाँ सर। बोलो। सर क्वेश्चन बोले। हाँ बोलना। Sir, the half-life of for decay of radioactive 14 carbon is 5,730 years.
An archaeological architect containing wood has only 80% of the 14 carbon activity as found in the living trees. Calculate the age of the artifact. अर्जी है। हाफ लाइफ तुझे पता है? Yes sir. बोला 80% बचा है, बताओ कितना टाइम बीता होगा कि 80% बचा है? नहीं बता सकती है सर तो मतलब कि वो जो 80% बचा है तो फिर वो जो x हो गया वो 80% बचा और a बाई ऐसे करके ना A/0.8a इक्वल्स टू KT। के तुझे पता है, के तू कैसे लिखेगी? तुझे हाफ लाइफ पता है, वहां से के लिख ले। के बराबर 0.69 डिवाइड बाई हाफ लाइफ हो गया, तेरे पास टी निकल के आ गया। के में प्रॉब्लम होता है कि मतलब के कैसे, ये सर समझ के कैसे लिखेंगे? अब थोड़ा सा हिंट्स मिल गया समझ। छाप लिया सबने? मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑर्डर कार्नेलाइट, मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑर्डर। छापो फटाफट से। लास्ट वाला है, हाँ, AG3 ASS3 बिल्कुल नहीं दी। AG3 ASS3 हो गया। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, लास्ट वाला जूम हो गया। हाँ ठीक है। याद करने का कोई ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है यार। हम कुछ कुछ का मैं बता दूंगा बाद में, सारे नहीं याद करने हैं। मतलब कर लो तो बहुत अच्छा, बाकी एटलीस्ट कितने याद करने हैं। मुझे याद करने में तकलीफ होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं एटलीस्ट पे काम चलाता हूँ इन मैटर्स में। तो मैं बता दूंगा कि एटलीस्ट कितने याद करने हैं। अभी फिलहाल के जितना पॉसिबल उतना याद कर लो, बाकी एटलीस्ट वाला भी बता दूंगा मैं। ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है मेरी। छाप लिया सबने? कल्याणी तेरे हो गए? छापो छापो। ठीक है, जिसका इसका हो गया जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकरेंस ऑफ मेटल 10th में भी था। हाँ वही सेम टॉपिक है ना। 10th में प्रेडिक्टेबल में था, अभी भी पढ़े। SPDF अब स्प्लिट करके पढ़ोगे, मेटलर्जी पढ़ोगे। जो 10th में तुम्हारी इनऑर्गेनिक थी ना, वो 12th की और इनऑर्गेनिक है।
हो गया सबका? कल्याणी हुआ? नहीं, लिख ले आराम से लिख ले, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा नहीं हुआ, लिखो।